तो हेलो स्टूडेंट्स, आरपीएस कोचिंग क्लासेस आप सभी का स्वागत करती है। जैसा कि हमने फंक्शंस के 4 पार्ट फिनिश कर लिए हैं और ये लास्ट पार्ट है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ वी कैन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट ऑल दीज थिंग्स। इससे आपके सारे डाउट्स रिमूव हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ जेड इक्वल टू 5 डिफाइन किया हुआ है जो कि ग्लोबल वेरिएबल है। दैट मीन्स का स्कोप ग्लोबल है। इंटायर प्रोग्राम में हम इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया है मैथ्स ऑपरेशन, जिसमें 2 फॉर्मल आर्ग्यूमेंट ए और बी दिए हैं। तो ये ए और बी होगा, ये होगा इनक्लोजिंग, बिकॉज इसके अंदर एक और फंक्शन है एक्स वाई। एक्स वाई क्या है? ये यहाँ पर लोकल है, लोकल स्कोप है। ये यहाँ पर क्या है? लोकल स्कोप है, ये लोकल है। और यहाँ z जो है, z को हमने लिया, ये ग्लोबल वेरिएबल है। और मैंने बताया ग्लोबल वेरिएबल को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? मैंने यहाँ से बना दिया है। ठीक है, अब प्रिंट सी करेगा, ये x प्लस वाई प्लस जेड कर देगा। और मैंने यहाँ फंक्शन कॉल किया है। फंक्शन कॉल हमेशा आपको पता है फंक्शन बॉडी के बाहर होता है। इस फंक्शन बॉडी के बाहर हमने सम 4 5 किया। अब फाइनली इस वाले फंक्शन को हमने कॉल किया, 2 और 3 वैल्यू दी। अब इसको हम रन करते हैं। तो प्रिंट क्या होगा? देखो, ये 2 और 3 वैल्यू जाएगी ए और बी की जगह, प्रिंट कर देगा 6। इसके बाद यहाँ 4 5 जाएगी, तो ये कर देगा 4 प्लस 5 9, 9 और 5 14। तो 6 और 14। तो रन करते हैं। ये यहाँ देखिए 6 और 14 प्रिंट हो गया। अब मैं एक चीज चेंज करता हूँ। ये देखो ग्लोबल था, मैं इसको ग्लोबल से हटाता हूँ। नाउ इट्स नॉट अ ग्लोबल वेरिएबल। अब मैंने इसको यहाँ डाल दिया इनक्लोजिंग में। जेड इक्वल टू 5। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो ये क्या है? अब ये ग्लोबल नहीं है, इसे हर जगह यूज नहीं करता, इसका स्कोप लिमिटेड हो गया। तो अब मैं रन करता हूँ, ये हो गया रन, क्योंकि ये इंक्लोजिंग स्कोप में, इंक्लोजिंग स्कोप ने इसको उठा लिया। एक और चेंज करते हैं अब हम इसमें। अब जेड की वैल्यू मैंने यहाँ लिखती जेड इक्वल टू 5, और मैं यहाँ प्रिंट करा रहा हूँ इंटू जेड। अब ये स्कोप इसको उठा नहीं पाएगा क्योंकि ये ग्लोबली डिफाइंड नहीं है। ये देखिए एरर, जेड इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा क्योंकि ग्लोबली डिफाइंड नहीं है। अब इसी जेड को मैं यहाँ से उठाकर यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि ग्लोबल है, इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए अब ये एरर नहीं शो करेगा। देखिए आगे 30। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा ग्लोबल स्कोप और आपका इनक्लोजिंग स्कोप और लोकल स्कोप। ठीक है, तो so have a look. We are starting with this program, and this program will tell you about arguments. So first we are starting with positional arguments. Positional arguments. As you know, we use hash for comments. That means this line will not be interpreted by the interpreter. So here we have created a function interest, और इसके अंदर हमने जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं या पैरामीटर लिए हैं वो है p, r, t. Here I am printing value of p, r and t so that जब मैं यहाँ पर ये चेंज करूँ इसकी पोजीशन, तो आप समझ पाओ कि ये वैल्यू भी चेंज हो रही हैं। देन रिटर्निंग p इंटू r इंटू t। ओके, देन d इक्वल्स टू इंटरेस्ट 5000, 3, 2। तो ये यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ फॉर्मूले में एक चेंज कर देते हैं जिससे कि चीज़ें और क्लियर हो जाए। डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से आपने देखा होगा ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है। दैट मीन्स ये 5000 जो वैल्यू है वो p में जाएगी, और 3 r में जाएगी, और t जो 2 है वो t में जाएगा। दैट मीन्स, और ये फंक्शन कॉल है। अब रिटर्न की है हमने फंक्शन को p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ये वैल्यू फंक्शन में चली गई, और फंक्शन से हमने से एक वेरिएबल d में स्टोर कर लिया, और बाद में हमने इसको प्रिंट करवा दिया। अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं p की वैल्यू 5000, r की 3 और t की 2। तो ये वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए यहाँ पर PRT यानी 5003, 2। और यहाँ से हम रन करते हैं इसको, रन मॉड्यूल। ये ओके, यहाँ से देखिए, तो यहाँ देखिए वही सीक्वेंस आया। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आ गया 300 रुपीज़, 5000 p और ये 3 और 2, ये वैल्यूज आ गई। अब इसको हम चेंज करते हैं अब वैल्यूज को। दैट मीन्स
अब हमने यहां लिखा 3 और यहां लिखा 5000 और यहां लिखा 2। अब आप देख सकते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है ये, तो क्या होगा, p की वैल्यू अब 3 हो जाएगी, r की वैल्यू 5000 हो जाएगी, t की 2 हो जाएगी, और हमने यहाँ p इंटू आर इंटू टी लिखा हुआ है, तो यानी अब p की वैल्यू 3 दिखाएगा, यानी फर्स्ट नंबर पर 3 वैल्यू प्रिंट होगी। तो रन करते हैं, ये देखिए पहले 3 आ गया, पहले 3 फिर 5000 फिर 2। तो इससे पता लगता है कि जैसे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, यानी आप जिस तरह से लिखेंगे, अगर आप यहाँ 3 लिखेंगे तो ये एज अ पोजिशन, जहां p लिखा हुआ है उस जगह जाएगा, 5000 जहां r लिखा हुआ है वहां जाएगा, तो ये एक पोजीशन को फॉलो करेगा। अब बात करते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की, ये तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट हो गया। अब बात करते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की। इसमें क्या करते हैं हम, t की वैल्यू को हमने फिक्स कर दिया इक्वल टू 2, तो यहां से ये हो गया आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हुआ। अब हम यहां कोई वैल्यू नहीं देते हैं, मैंने यहां दिया है 5000 कॉमा, यहां मैंने दे दिया इसको वैल्यू 3, यानी p की वैल्यू 5000 हो गई और r की वैल्यू 3। t की वैल्यू मैंने यहां कोई असाइन नहीं की है, तो t इक्वल टू 2 जो डिफॉल्ट है वो इसको पिक कर लेगा। तो अब देखते हैं, एक काम कर लेते हैं, मैं यहां लिख देता हूं एक मैसेज भी, जिससे कि चीजें क्लियर रहे आपको। p इक्वल टू, ये लिखा मैंने कॉमा, देन यहां लिख देता हूं मैं कॉमा, इससे चीजें आपको क्लियर हो रहेंगी। r इक्वल टू, और यहां ये मैंने कर दिया t इक्वल टू। तो अब देखते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अब t की वैल्यू क्या है, मैंने यहां फंक्शन कॉल के टाइम पर नहीं लिखी है, तो ये डिफॉल्ट जो वैल्यू है 2 उसको पिक करेगा। अब हम इसको रन कराते हैं, देखिए t की वैल्यू ऑटोमेटिकली इसने 2 उठा लिया है और इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया है। समझ आया? अब देखिए, अब इन केस अगर आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर अगर हम यहां पर ही वैल्यू असाइन कर देते हैं तो ये क्या होगा, तो उस केस में ये t इक्वल टू डिफॉल्ट वैल्यू है, ये ओवरलैप हो जाएगी, दैट मींस ये 4 है, इसको ये कैलकुलेट करेगा। तो एक बार रन करके देख लेते हैं क्या आती है t की वैल्यू। अब ये रन पे क्लिक किया मैंने, रन मॉड्यूल, और ये ओके। तो यहां से आप देख सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आ गया और t की वैल्यू अब 4 हो गई 2 की जगह। तो इस तरह से क्या हुआ, अगर आप डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट आपने दिया हुआ है फिर भी आप फंक्शन कॉल के टाइम पर से कोई वैल्यू देते हो तो ये ओवरलैप हो जाएगा। समझ आया? अब नेक्स्ट चलते हैं, ये डिफॉल्ट हो गया हमारा। अब हम चलते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की तरफ। कीवर्ड, ये देखिए, अब कीवर्ड में आपको बताया हुआ था कि हम कीवर्ड्स यूज करते हैं और वहां कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई पोजिशनल फिक्स नहीं है। मैंने यहां लिखा p इक्वल टू 5000 और मैंने यहां t इक्वल टू 2 लिखा और r इक्वल टू मैंने यहां 3 लिख दिया। जबकि अगर आप देखोगे ये p मैच हो रहा है, बट यहां पर r की जगह t लिखा हुआ है, लेकिन ये कीवर्ड है तो सेम वैल्यू, ये t की वैल्यू t को ही पास होगी और r की वैल्यू r को ही पास होगी। तो ये हो गया आपका कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ये हो गया आपका कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। आई थिंक समझ रहे होंगे आप। अब इसको रन करके देखते हैं एक बार। ये आंसर आ गया आपका सेम। अब देखिए मैं फिर से पोजीशन चेंज करता हूं एक बार। अब मैंने यहां लिख दिया, ये हटा दिया मैंने, लास्ट में लिखता हूं p इक्वल टू 5000, p इक्वल टू 5000। अब मैं इसे रन करता हूं, देखिए पोजीशन चेंज कर दिया, लेकिन p और r और t की वैल्यू यहां से फिक्स ही जाएगी। यानी हमने बेशक इसकी लोकेशन चेंज कर दिया, हमने इसको यहां से यहां कर दिया, यहां से यहां कर दिया, बट स्टिल इट विल वर्क। तो हम रन कराते हैं, ये देखिए ये हो गया। आपको समझ आया होगा, समझ आया? इसके अलावा मैंने एक और चीज बताई थी आपको कि जो कुछ रूल्स हैं, हमें मल्टीपल आर्ग्यूमेंट यूज करना है, तो हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट यानी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट हम जो ले रहे हैं उससे पहले हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के बाद ही ले सकते हैं। अगर मैंने यहां लिख दिया p इक्वल्स टू 5, ठीक है, तो ये एरर शो करेगा क्योंकि पहले पोजिशनल आना चाहिए, पहले कीवर्ड आर्ग्यूमेंट नहीं आना चाहिए। तो इसको रन करते हैं, ये एरर शो करेगा। ये देखिए, नोट डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट फॉलो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, तो ये इस तरह से ये वैल्यू आपको एरर दे देगा। इसको एक बार चेंज कर लेते हैं वैल्यूज को। मैंने यहां वैल्यू देता हूं आर और टी को, मैंने यहां 4 दिया, यहां 5 दिया,
पी की वैल्यू वहां दे रखी है, बट ये पोजिशनल है तो ये इसको नहीं लेगा, ये देखिए इनवैलिड। तो आपको पहले पोजिशनल लिखेंगे, उसके बाद आप डिफॉल्ट या कीवर्ड लिखेंगे। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, और ऐसे ही आप अपने सिस्टम पे भी ट्राई कीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स लेट्स डू पासिंग एन इम्यूटेबल टाइप वैल्यू टू अ फंक्शन। और इम्यूटेबल का मतलब आप समझते होंगे, दैट मीन्स दैट कैन नॉट बी चेंज, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते। तो हमने एक फंक्शन बनाया है डेफ माई फंक्शन, और इसको एक हमने फॉर्मल आर्ग्यूमेंट दिया है जो कि ए है, और पैरामीटर भी बोलते हैं इसको। नाउ वी आर राइटिंग प्रिंट इनसाइड माई फंक्शन वन, प्रिंट वैल्यू रिसीव्ड इन ए इज ए इक्वल्स टू ए प्लस टू, देन प्रिंट वैल्यू ऑफ चेंजेस टू ए, नम इक्वल्स टू 3। तो ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, आपको पता है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होगा, टॉप लेवल स्टेटमेंट्स में कौन सी होगी, ये नम इक्वल्स टू 3। तो नम इक्वल्स टू 3 से स्टार्ट करते हैं, नम इक्वल्स टू 3 हुआ, देन ये प्रिंट करेगा कॉलिंग माई फंक्शन वन विद वैल्यू, और यहां आ जाएगा 3, ये लाइन प्रिंट हो जाएगी और नम की वैल्यू 3 प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ फंक्शन कॉल, जैसे ही इसको 3 वैल्यू मिलेगी फंक्शन कॉल होगी, तो क्या होगा, ये फंक्शन बॉडी के अंदर जाएगा, और ये फंक्शन बॉडी के अंदर आया तो सबसे पहले प्रिंट करेगा इनसाइड माई फंक्शन वन, ये प्रिंट होगा। उसके बाद प्रिंट होगा वैल्यू रिसीव्ड इन ए इज ए की वैल्यू क्या पास हुई है, 3, यहां से 3 पास हुई है, यहां पर ये 3 आ गई, तो ये 3 प्रिंट कर देगा। अब ए की वैल्यू क्या हो गई, 3 प्लस 2 यानी 5 हो गई, तो प्रिंट वैल्यू ऑफ ए चेंजेस टू ए, तो वैल्यू क्या हो गई, ए की 5 हो गई। जैसा मैंने आपको बताया है कि जो इम्यूटेबल टाइप होते हैं वो अपना एड्रेस चेंज कर देते हैं, अगर आप चेंज करोगे तो दैट मीन सेम एड्रेस पर नहीं रहेंगे। तो 3 से 5 हो गया, तो ये 5 एक अलग एड्रेस पे होगा, समझ रहे हैं आप। फिर हमने इसके बाद ये लाइन स्टेटमेंट हो गई। अब हमने क्या किया, इसके बाद ये फंक्शन कॉल कंप्लीट हुआ, इसके बाद ये प्रिंट जो है वैल्यू ऑफ नम इज नम, तो जो नम की जो वैल्यू है वो 3 ही रहेगी, 5 नहीं होगी, क्योंकि ये इम्यूटेबल टाइप है। बेशक हमने यहाँ वैल्यू को चेंज करवाया है, ए इक्वल टू ए प्लस 2 किया, 5 हो गया, लेकिन नम की जो वैल्यू 3 है वो 3 ही रहेगी इम्यूटेबल केस में, तो यहाँ 3 ही प्रिंट होगा। अगर हम आउटपुट देखते हैं तो मैं भी दिखाता हूं आउटपुट, तो यहाँ 3 ही रहेगा। बट ये म्यूटेबल टाइप में एक डिफरेंट होता है, क्योंकि म्यूटेबल टाइप में हम उसे चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ चेंज नहीं कर सकते, नया मेमोरी एड्रेस बन गया है जहां वैल्यू 5 हो गई है ए। तो अब देखते हैं इसको रन करा के। ये देखिए पहला जो फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ उसके अंदर लिखा हुआ था हमने, तो कॉलिंग माई फंक्शन विद वैल्यू 3 से हुआ, इनसाइड माई फंक्शन ये स्टेटमेंट प्रिंट हुई, वैल्यू रिसीव्ड इन एज क्या हुआ, 3 हो गई। अब उसके बाद हमने ए इक्वल टू ए प्लस 2 किया हुआ था, तो वैल्यू ऑफ ए चेंजेस टू 5 हो गई, और लास्ट जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो गई नम इक्वल टू 3, ये दिस वन नम, ये वाली वैल्यू प्रिंट हो गई 3। तो क्या हुआ, आपने देखा होगा इम्यूटेबल टाइप जो वैल्यू हम फंक्शन को रिटर्न करते पास करते हैं, तो उस केस में वैल्यू में परमानेंट चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो नया एड्रेस बनाता है, तो वो नए एड्रेस पे वो वैल्यू सेव हो जाती है। इससे ये प्रूव भी होता है कि जो इंटीजर वैल्यू हमने इंटीजर वैल्यू दी है, इंटीजर एक इम्यूटेबल टाइप होता है, इंटीजर एक इम्यूटेबल टाइप होता है जो चेंज नहीं कर सकते उसका। जैसे कि एक ग्लास रखा हुआ है, उस ग्लास को उठा के दूसरा ग्लास रखना, ये हो गया म्यूटेबल। बट इम्यूटेबल में क्या होता है, उस ग्लास की जगह सेम ग्लास नहीं रख सकते, दूसरा उसके बगल में एक और ग्लास रख सकते हैं। तो ये तो हुआ पासिंग एन इम्यूटेबल टाइप वैल्यू टू अ फंक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे पासिंग एन इम्यूटेबल टाइप वैल्यू टू अ फंक्शन, उसको देखते हैं जरा। सो नाउ स्टूडेंट लेट्स डू पासिंग अ म्यूटेबल वैल्यू टू अ फंक्शन। म्यूटेबल वो वैल्यूज होती हैं जो अपडेट हो सकती हैं, जैसे कि हमारे पाइथन में लिस्ट एक म्यूटेबल है जो हम अपडेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ फंक्शन बनाया है आपके माई फंक टू माई लिस्ट, यहाँ पे हमने एक लिस्ट माई लिस्ट नाम से एक वेरिएबल लिया है पैरामीटर, देन प्रिंट लिस्ट रिसीव्ड माई लिस्ट, देन माई लिस्ट, इसमें हमने अपडेशन किया है, जो जीरो इंडेक्स पे जो लिस्ट आइटम है उसमें हमने 2 ऐड कर दिया है। तो प्रिंट लिस्ट आफ्टर चेंजेस माई लिस्ट। अब हमने यहाँ पे एक लिस्ट दी, अब मेन एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा, ये टॉप लेवल स्टेटमेंट हुई, L1 इक्वल्स टू 1, हमने ये एक लिस्ट एलिमेंट लिया है, सिंगल एलिमेंट है इसमें। देन प्रिंट लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल L1, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल 1 प्रिंट हो जाएगा, ये लिस्ट का आइटम। देन अब ये फंक्शन कॉल हुई है, फंक्शन कॉल में हमने L1 दिया, यहाँ पे लिस्ट का आइटम दिया, और ये L1 सीधे कहाँ पहुंच गया, माई लिस्ट में। तो माई लिस्ट की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो लिस्ट रिसीव्ड क्या हो गई, माई लिस्ट रिसीव्ड माई लिस्ट क्या हो गई, 1। देन इसमें अपडेशन किया, ये जीरो इंडेक्स पे वैल्यू है, तो क्या हो जाएगी, ये 1 + 2 तो 3 हो जाएगी। तो ये अब जीरो इंडेक्स पे क्या है, जो लिस्ट आइटम है वो 3 हो जाएगा। तो प्रिंट लिस्ट आफ्टर चेंजेस माई लिस्ट की वैल्यू क्या हो गई, 3, तो यहाँ 3 प्रिंट कर देगा। इसके बाद इट विल कम आउट ऑफ इट, तो फिर क्या होगा, ये फंक्शन कॉल हो गई, ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गया, प्रिंट लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल, ये प्रिंट हो गई, ये हो चुकी है। अब ये देखो फंक्शन कॉल यहाँ खत्म हुआ,
ये पूरा हमने प्रोसेस कर लिया। अब लास्ट में जो आया फंक्शन कॉल के बाद, लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल, अब इसे कंपेयर कीजिए इम्यूटेबल में। इम्यूटेबल में यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर अब L1 की वैल्यू यहाँ 1 थी, लेकिन यहाँ अब 3 हो चुकी है। दैट मीन्स अब लिस्ट के जीरो इंडेक्स पे वैल्यू 1 की जगह 3 रिफ्लेक्ट होगी, तो ये दिखा रहा है म्यूटेबल प्रॉपर्टी। दैट मीन्स जो लिस्ट है वो अपडेट हो जाती है, यानी सेम एड्रेस पर ही होती है, इसीलिए सेम वैल्यू शो कर रहा है। अब हम इसको रन करते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो L1 है इसकी वैल्यू 3 दिखाएगा, सबसे नीचे वाली स्टेटमेंट। ये देखिए लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल हमने 1 दी थी, रिसीव की उन्होंने 1, आफ्टर चेंजेस ये 3 हो गई, इसमें हमने 2 ऐड कर दिया जीरो इंडेक्स पे, और लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल जो सबसे लास्ट हमारी स्टेटमेंट थी उसकी वैल्यू भी यहाँ 3 हो गई, ये 3 हो गई। तो इससे आप समझ सकते हैं म्यूटेबल वैल्यू टू अ फंक्शन, दैट मीन्स जो म्यूटेबल है वो अपडेट हो सकती है। दैट मीन्स एक ग्लास को उठा के दूसरी जगह दूसरा ग्लास हम रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा।